Hello students and welcome to our class. So we are going to continue with our first unit, Judiciary of class 12, and we have already covered the role of Supreme Court. So today we are going to study about High Courts and Lower Courts. High Courts function as the organ of judicial administration at state level, and at center level, who works as the organ of judicial administration? Supreme Court. So actually Supreme Court and High Court are very similar in nature. The main difference is Supreme Court is the apex body and it is at the center, whereas we have several High Courts and these are distributed state wise. But in an state it is the organ of judicial administration. The lower courts function as centers of civil and criminal justice at the district level. तो सुप्रीम कोर्ट तो हो गया हमारा सेंटर पे, राइट. हाई कोर्ट हो गया हमारा स्टेट लेवल पे और लोअर कोर्ट हो गए हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. बी इट अ मैटर ऑफ क्रिमिनल लिटिगेशन और civil issues, right. District courts are usually courts of first instances where litigants proceed for their dispute. What do we mean by first instances? District courts is a place where we go with the very initial appeal or with our very initial case. आप कहाँ जाके केस होता है आपका, ये नहीं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी केस हो, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए. सबसे पहले आप जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में. अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूजुअली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. यूजुअली से हमें पता चलता है कि देयर आर सम एक्सेप्शन जहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बजाय सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं. बट यूजुअली ज़्यादातर हम लोग सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं. हाई कोर्ट्स हैव पावर टू इशू विद इन देयर जुरिस्डिक्शन डायरेक्शन ऑर्डर एंड रिट्स, इंक्लूडिंग रिट्स विच आर इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari for enforcement of fundamental rights and for any other purpose. ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था. If you have any issue, let me know. So High Court have the power to issue guidance, direction, orders or writs for enforcement of fundamental rights or any other purpose. ठीक है. मेजरली हम लोग बार बार फोकस करते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, पर और भी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हाई कोर्ट अपनी इस पावर को यूज़ कर सकता है. द रोल ऑफ हाई कोर्ट ऑल्सो बिकम सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. PILs में भी जो हाई कोर्ट होता है उसका रोल सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट होता है. हाई कोर्ट हैज़ पावर ऑफ superintendence over all courts within its jurisdiction. High courts has power of superintendence over all courts within its jurisdiction. इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? हाई कोर्ट के अंडर जितने भी कोर्ट्स आते हैं उन्हें एडमिनिस्टर करना, उन पे नज़र रखना, उनके काम को इंस्पेक्ट करना, उन्हें डायरेक्ट करना, ये सब भी हाई कोर्ट के अंडर आता है. Now we have independence and impartiality of Indian judiciary. We all know that we want our judiciary to be independent. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. हमने क्लास 11th में भी बार बार यही पढ़ा था कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए. ठीक है. द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ इंश्योर्ड एंड मेंटेन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि हमारी जो जुडिशरी हो वो इंडिपेंडेंट हो. क्यों हो? ताकि वो अनबायस तरीके से कंट्री में लॉ एनफोर्स करवा सके, जुडिशियल मैटर्स हैंडल कर सके. ओके. इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बहुत अच्छे से इंश्योर किया है. द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मैकेनिज्म ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी defines judiciary's independence in terms of the independence of its judges. Now the theory of constituent mechanism states कि एक जो आपकी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट कब होगी? जब आपके जजेस इंडिपेंडेंट होंगे, अनबायस्ड होंगे. ठीक है. एक्चुअली क्या है जुडिशरी? जुडिशरी इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ जजेस वर्किंग टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम. और कब होगी हमारी जुडिशरी अनबायस्ड इंडिपेंडेंट? जब हमारे जजेस इंडिपेंडेंट होंगे.
Provisions relating to the Institution of Judiciary. The Constitution recognizes that vast powers enjoyed by the courts, especially the Supreme Court, cannot be curtailed by the Parliament. हमारे Constitution ने इस बात को make sure किया है कि जो भी हमारी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, जुडिशरी की पावर है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के पावर्स हैं, वो किसी भी तरीके से कट शॉर्ट ना कर पाए पार्लियामेंट. पार्लियामेंट बोले तो लेजिस्लेचर, हमारा लेजिस्लेचर किसी भी तरह से हमारे जुडिशरी की पावर्स को कट शॉर्ट ना कर पाए. ये कहाँ पे लिखा है, कहाँ से इंश्योर होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से. इन द सिविल केसेस पार्लियामेंट ओनली हैज़ अ लिमिटेड राइट टू चेंज द pecuniary limits for appeal to the Supreme Court. In turn, the Supreme Court has a vast appellate jurisdiction and supplementary power to enable its efficient functioning. Both the Supreme Court and the High Court are courts of record and possess the power to punish for contempt against the judiciary or judges. Now, सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस का तो यहाँ पे कोई हमसे जिक्र किया ही नहीं गया है, पर हमें बताया गया कि सिविल केसेस में पार्लियामेंट के पास कुछ पावर है. क्या पावर है? वो उसकी pecuniary limits change कर सकती है for appeal in to the Supreme Court. What are pecuniary limits? These are limits related to money. हमने पहले भी पढ़ा था, इनफैक्ट इस चैप्टर में भी पढ़ा था. These are the limits कि किसी कोर्ट में हम इतने पैसे का मैटर होगा, इतना क्लेम होगा, इतने पैसे इन्वॉल्व होंगे तभी इस कोर्ट में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे. ठीक है, वो वाली लिमिट्स तो चेंज कर सकता है सिविल केसेस में पार्लियामेंट, बट अदरवाइज और कोई पावर, मेजर पावर नहीं है लेजिस्लेचर के पास. जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी अपीलेट जुरिस्डिक्शन एज वेल एज सप्लीमेंट्री पावर्स आर देयर टू वर्क एफिशिएंटली. ठीक है, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सप्लीमेंट्री पावर्स? सप्लीमेंट्री पावर जो भी उसकी जो ओरिजिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन है उससे हटके जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं उन्हें रेफर किया गया है सप्लीमेंट्री पावर्स. Both the Supreme Court and the High Court are courts of record and possess the power to punish for contempt against judiciary and judges. Okay. Provisions relating to the judges. The following legal provisions mandate judges' independence and impartiality. Now, the following provisions will ensure or are efficient to keep a judge impartial. ठीक है? These are actually to make sure the judges are impartial and independent. Once appointed, judges are provided with the security of tenure till they reach a retirement age. This age remains 62 for High Court judges and 65 for Supreme Court judges. Judges are not allowed to practice as advocate in the same or equivalent courts post their retirement. पहले एक्चुअली ये 2 पॉइंट्स में समझिए, पहले इतना पॉइंट समझिए. Once appointed, judges are provided with the security of tenure. यहाँ पे क्या मतलब है भाई? एक बार अगर जज कोई अपॉइंट हो जाता है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं कि मैंने भैया किसी बाहुबली के अगेंस्ट कोई फैसला दे दिया या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई फैसला दे दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी. उन्हें इस तरीके के किसी भी दबाव में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी एक फिक्स टेन्योर होता है. क्या हाई कोर्ट के जज हैं, उनके 62 ईयर्स पे रिटायरमेंट हो गया, वो तभी हटेंगे, और 65 पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हटेंगे. हाँ, बीच में हटाने का एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. उसके लिए जज के खिलाफ कुछ स्ट्रॉन्ग सबूत होने चाहिए और ये आसान नहीं है लेजिस्लेचर या किसी के लिए भी जजेस को हटाना. ठीक है, नाउ वी कम टू जजेस आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एज एडवोकेट इन द सेम और इक्विवेलेंट कोर्ट पोस्ट देयर रिटायरमेंट. आपको ये पता होगा शायद, या शायद नहीं पता होगा, जजेस अपने रिटायरमेंट के बाद भी लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं. लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन एडवोकेट की तरह, पर वो जिस लेवल के कोर्ट में थे उस लेवल के कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते. ठीक है, अगर कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है तो वो उसके बाद ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में या फिर देश की किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता. पर हाँ, वो लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकता है, पर वो हाई कोर्ट, चाहे वो इलाहाबाद का हो या फिर किसी और स्टेट का, वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता. ये किस लिए मेक श्योर किया जाता है? क्योंकि एक माना जाता है भाई, जब आप हाई कोर्ट के जज रहे हो या सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज रहे हो, तो आप अपने एक कम्युनिटी में आपकी जान पहचान होगी और आप उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. ठीक है, जो बाकी के जजेस हैं आपकी कम्युनिटी के, इसीलिए आपको उनके साथ
उनके यहाँ प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं दी जाती। जजेस कैन नॉट बी इजीली रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस एक्सेप्ट फॉर द प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ये इसी वाले पॉइंट से, फर्स्ट वाले पॉइंट से कनेक्टेड है जो मैंने आपसे कहा था कि हटा सकते हैं, पर उसके लिए देयर शुड बी प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ये नहीं कि सिर्फ किसी बाहुबली ने कह दिया कि भाई नहीं नहीं इस जज को हटाओ और उस बेचारे जज को हटा दिया जाए, ठीक है। The salaries and allowance of judges are fixed and are not subject to vote to legislature. Again, जो भी जजेस का अलाउंस मिलना है, सैलरी मिलनी है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, इसमें लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता। वो ऐसा नहीं कर सकते कि भैया चलो जजेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी कोई सैलरी नहीं रखते हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं देते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई अगर किसी इंसान को अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए सफिशिएंट फंड्स नहीं मिलेंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो वो शायद इम्पार्शली काम ना कर पाए, ठीक है। जजेस डिराइव देयर सैलरीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट इन केस ऑफ हाई कोर्ट्स। अब दो तरीके के कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी के लिए होता है, और कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट से हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी आती है। The conduct of judges of both Supreme Court and High Court cannot be discussed in Parliament or state legislature except when a motion for removal of judge is being presented to the President. अब लेजिस्लेचर ये नहीं कर सकता कि भाई बैठ के बात करे कि भाई नहीं नहीं उस जज ने ठीक नहीं किया, ये नहीं किया, पार्लियामेंट में जाके क्रिटिसाइज करे, ठीक है, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी ड्रॉ करे किसी भी जज के डिसीजन या वर्किंग के लिए, जब तक कि कोई प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी ना हो, उस जज को हटाने के लिए ऑलरेडी प्रोसेस ना चल रहा हो, तब तक कि किसी भी ना स्टेट लेवल पे ना सेंट्रल लेवल पे कोई भी डिस्कशन हो सकता है किसी भी जज के रिगार्डिंग। इट इज़ फर्दर ऑथराइज्ड टू मेक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड ऑफ द कोर्ट एंड डिटरमाइन देयर सर्विस कंडीशंस। नाउ वी आर टॉकिंग about judges. They are also authorized to make appointment and staff of the court. वो किस चीज़ की पावर होती है कि वो अपॉइंट कर सकें भाई अपने स्टाफ को, ठीक है, डिटरमाइन कर सके कि उनके स्टाफ की कंडीशन क्या होगी, सर्विस कंडीशन क्या होगी, वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक तरीके से भाई उनका ऑफिस है, उनका एरिया है, वो उसे अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी भी कई बार पढ़ा है पीछे कि सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे के कोर्ट्स पे एक चेक रख सकती है, हाई कोर्ट रख सकती है, लोअर कोर्ट रख सकते हैं। सिमिलरली वो अपने अंडर कौन से एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या वर्क कंडीशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब कुछ भी वो डिसाइड कर सकते हैं। नाउ वी आर डन विद दिस टॉपिक। इन नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिटायरमेंट of judges. This is a lengthy unit. I request you all, I personally request you all to just stay in touch with all the topics we have already covered. लगता है कि बहुत easy है ये, पर बहुत easy नहीं है। अगर आप भूल जाएंगे स्टार्टिंग का तो आप एंड का कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस यूनिट को जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं आप पीछे का भी रिवाइज करते